हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इससे पहले का एक चैप्टर जो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो तीनों सोशल डिविजन्स हैं इनका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और यदि होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स से। ठीक है, तो यहां पर जेंडर की यदि हम बात करें, ये किस तरीके का सोशल डिवीजन है, ये एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। हायरार्किकल सोशल डिवीजन है मतलब कि लेडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वुमेन को रखा गया है बॉटम पर और मैन को रखा गया है टॉप पर। ठीक है, तो ये इस तरीके का हायरार्किकल सोशल डिवीजन है जो होता हर जगह है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, रेयरली रिकॉग्नाइज्ड होता है। ये पॉलिटिक्स में ये मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है हर जगह, ये सोशल डिवीजन होता है, लेकिन लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब लोग क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि ये नेचुरल है एंड अनचेंजेबल है। लेकिन ये जो सोच है कि ये सोशल डिवीजन नेचुरल और अनचेंजेबल है, ये बायोलॉजी के बेसिस पर नहीं है। ठीक है, यदि हम कहें कि नहीं विमेन आर बायोलॉजिकली वीक तो ये सही नहीं होगा। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे सोशल एक्सपेक्टेशंस वैसे हैं, हमने उनके बारे में स्टीरियोटाइप्स वैसे बना लिए। ठीक है, तो सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स के कारण हम ये देखते हैं कि इस तरीके का सोशल डिवीजन हमको सोसाइटी में देखने मिलता है। देखो यहां पर कुछ स्टीरियोटाइप्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस दिए हुए। टेलीविजन इंडस्ट्री वुमेन को किस तरीके से देख रही है हम देख सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री के लिए वुमेन क्या है, सोसाइटी के लिए वुमेन एक देवी का अवतार है जो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, इन लॉज के लिए तो बस दहेज का सामान है, और जो एम्प्लॉयर्स एंड मेल एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए एक सजावट का सामान है। इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं जिसके कारण हम ये सोशल डिवीजन जो है अपनी सोसाइटी में देखते हैं, और इसे ही हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये क्या होता है इसको और अच्छे से समझें तो ये एक तरीके की ये सोच है जिसमें क्या कहते हैं कि ऑल द वर्क विद इन द फैमिली विल बी डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय हर विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स। ये होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। हमारे घर में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कों को बोलते हैं तुम्हें घर के बाहर का काम करना है, लड़कियों को बोलते हैं घर का काम करना है। लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं है। हम देखते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें, तो जब पैसा मिलता है तो मेल वो सारे काम करता है जो फीमेल करती है। जैसे कि आपको ज़्यादातर होटल्स में कुक्स मेल ही मिलेंगे, जबकि खाना बनाना क्या कहते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन क्या है, लड़कियां बनाएंगी। और लड़कियों का आप देखो घर के बाहर के काम करती हैं, रूरल एरियाज में आप देखो खेतों में काम करती हैं, यानी फील्ड वर्क करती हैं, साथ ही वो लकड़ियां बीनने जाती हैं, पानी भरने जाती हैं, घर के बाहर का काम कर रही हैं। ठीक है, और अर्बन एरियाज में ज़्यादातर डोमेस्टिक हेल्पर्स कौन होती हैं, विमेन होती हैं, और कई जॉब करने वाली विमेन भी होती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़के घर का काम नहीं करेंगे और लड़कियां बाहर का काम नहीं करेंगी। होता है, सारे लोग सारे टाइप का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हमारी सोसाइटी में है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि विमेन जो कि दुनिया की आधी आबादी है, ठीक है, इनका सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में रोल मिनिमम है। हम जानते हैं पब्लिक लाइफ की यदि हम बात करें, और पब्लिक लाइफ में भी स्पेशली हम पॉलिटिक्स की बात करें, तो इनका रोल मिनिमम है। कैसे कह सकते हैं मिनिमम है? हम इस पॉइंट के बेसिस पर कह सकते हैं कि उनको पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, साथ ही उनको वोट करना और इलेक्शन में कंटेस्ट करना भी अलाउड नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, विमेन ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और उन्होंने ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या किया, एजिटेट करना स्टार्ट किया फॉर इक्वल राइट्स। एजिटेट कर रहे हैं यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और इनकी डिमांड्स क्या थी, एनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, ये एक डिमांड थी। इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, ये और डिमांड थी। और रेडिकल मूवमेंट्स जो थे वो क्या बोल रहे थे, इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। इन सारे मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं। फेमिनिस्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो मैन और वुमेन के इक्वल राइट्स में बिलीव करता है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। पर्सन, कोई भी पर्सन फेमिनिस्ट हो सकता है, मैन भी फेमिनिस्ट हो सकता है, वुमेन भी फेमिनिस्ट हो सकती है, यदि वो मैन और वुमेन के पर्सनल राइट्स में बिलीव करते हैं तो। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कारण देखो इंप्रूवमेंट तो हुआ, इन फेमिनिस्ट मूवमेंट के कारण आज हम देखते हैं विमेन की कंडीशन इंप्रूव हुई है। हर जगह हमें विमेन नजर आ रही हैं, पायलट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इवन आर्म्ड फोर्सेस में भी अब विमेन आ गई हैं, हर जगह विमेन है। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया, इन आवर कंट्री, विमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट्स। इंप्रूवमेंट हुए लेकिन अभी भी पीछे हैं हम। यदि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से कंपेयर करें जहां पर मैन और वुमेन का इक्वल स्टेटस है लगभग, है ना, उसके कंपैरिजन में हम बहुत ही पीछे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, अभी भी पेट्रियार्किकल सोसाइटी है। पेट्रियार्किकल सोसाइटी मतलब क्या, मेल डोमिनेटेड, मतलब जहां पर फादर को फैमिली का हेड माना जाता है। तो पेट्रियार्किकल सोसाइटी है और इसमें वुमेन क्या फेस करती हैं, दे फेस डिसएडवांटेज, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड दे आर ऑप्रेस्ड। डिफरेंट तरीकों से ये सब चीज़ें होती हैं इनके साथ। तो कैसे होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है भाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिटरेसी के बेसिस पर। यदि मैन और वुमेन की लिटरेसी रेट देखें तो वुमेन की लिटरेसी रेट, ये 2001 का डेटा है, वुमेन की लिटरेसी रेट 54% है एज कम्पेयर टू मैन जो कि 76% है। और कई जगहों पर हम देखें स्कूल्स में रिजल्ट जो है गर्ल्स का जो परफॉर्मेंस है वो बॉयज से बेहतर है कई जगहों पर, है ना, सब जगह तो नहीं कहेंगे लेकिन कई जगहों पर है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम ड्रॉप आउट की बात करें तो ड्रॉप आउट रेशियो किसका ज़्यादा है, गर्ल्स का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज़। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो किस पर पैसा खर्च करना चाहते हैं, बॉयज़ पर, ना कि गर्ल्स पर। ठीक है, और क्या देख सकते हैं इसमें, और क्या डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, तो हम देखते हैं यदि हम वर्किंग वुमेन की बात करें तो वर्किंग वुमेन में हम क्या समझते हैं कि जो हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स हैं उसमें अभी भी विमेन का नंबर बहुत कम है। ठीक है, हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स में विमेन का नंबर कम है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं भाई, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है जो 1976 में बनाया गया। मतलब इसके हिसाब से क्या है, चाहे मैन हो या विमेन हो, यदि वो सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम वेजेस मिलने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट खुद इस चीज को फॉलो नहीं करती। स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम है, मेल और फीमेल दोनों हैं, लेकिन मेल की सैलरी ज़्यादा है, फीमेल की कम है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे हमको कि यदि हम बात करें स्पोर्ट्स की, सिनेमा की, फैक्ट्रीज की, फील्ड्स की, हर जगह पर हम देखते हैं मैन आर पेड मोर देन विमेन, विमेन आर पेड लेस देन मैन, होता है ये चीज़। ठीक है, तो ये दूसरा हमें देखा डिसएडवांटेज है, डिस्क्रिमिनेटेड है। ठीक है, तीसरा अवॉर्ड ही कर देते हैं, वो प्रेफर ही नहीं करते कि उनको गर्ल चाइल्ड हो, वो क्या प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू हैव सन्स। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं टू अबॉर्ट गर्ल चाइल्ड। तो अबॉर्शंस होते हैं जिससे कि जो हमारा सेक्स रेशियो है कंट्री का वो बिगड़ गया है। ठीक है, और इसके अलावा कई सारे टाइप की रिपोर्ट्स मिलती हैं जहां हम देखते हैं एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट विमेन, उनको हरासमेंट किया जा रहा है, इवन दे आर नॉट सेफ इन देयर ओन होम। अर्बन एरियाज की खासतौर से यदि हम बात करें तो घरों में भी विमेन सेफ नहीं है। अर्बन एरियाज में तो ठीक है सेफ नहीं है, घर के अंदर भी विमेन सेफ नहीं है क्योंकि वहां भी उनके साथ हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन और वायलेंस होता है। ये सारी कंडीशन है विमेन की। अब ये सारी चीजें ऐसा तो नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, ये सारी चीजें हमें मालूम है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी ये कंडीशन इंप्रूव कैसे की जाए। तो भाई जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं या फेमिनिस्ट लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, यदि विमेन पावर होल्ड करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो क्या है रास्ता, मोर विमेन वी शुड हैव मोर विमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तभी इनको पावर मिलेगी, है ना। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह विमेन को इलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अभी हम यदि डेटा की बात करें तो हमारे पास जो डेटा है, लोकसभा की बात करें, लोकसभा में 2019 में पहली बार विमेन का जो परसेंटेज था लोकसभा में 14.3% पहुंचा। और यदि हम विधानसभा की बात करें तो वहां तो अभी भी 5% है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर में भी इनका रोल अभी बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि भाई इनको पावर मिले। अब कई बार ऐसा होता है कि जो विमेन है वो सीएम बन गई है या पीएम बन गई। जैसे हम इंदिरा गांधी को जानते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन उनकी कैबिनेट में सारे जो थे वो कौन थे, मैन थे। भले ही ये पावरफुल है, इनकी नहीं चल रही है, लेकिन है तो सारे मैन। तो भले ही सीएम और पीएम एक विमेन हो, लेकिन जो कैबिनेट्स हैं वो ज़्यादातर कौन सी कैसी थी, मेल डोमिनेटेड थी। ये सारी समस्याएं हैं, तो इनको सुलझाने का क्या तरीका है, कैसे विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं। तो एक तरीका इन्होंने क्या बोला, लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, यानी कि उनको रिजर्वेशन दे दिया जाना चाहिए। और यही हमने किया, पंचायती राज में 1/3 सीट्स जो हैं रूरल और अर्बन बॉडीज में विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। और इसी का रिजल्ट है
कि आज हमारे यहाँ रूरल और अर्बन एरियाज में कम से कम 10 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। लेकिन लोकसभा में तो ऐसा कुछ नहीं है, असेंबलीज में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लोकसभा में और असेंबली में यानी कि विधानसभा में इनके लिए सीट रिजर्व करने की बोल रहे हैं कि यहां भी 1/3 सीट रिजर्व की जाए, लोकसभा में भी और स्टेट असेंबलीज में भी। इसके लिए बिल भी आया, ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अभी तक वहां कंसेंसस नहीं बन पाई, लोगों का एक साथ मिलकर ये नहीं कह पा रहे कि हाँ भैया इसको पास कर दिया जाए। तो ये बिल अभी भी पास नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब इसमें हमने क्या देखा कि भाई देखो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मिला और उसके कारण वुमेन की कंडीशन इंप्रूव हुई, तो जेंडर डिवीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन अपने सेकंड वाले पॉइंट पर, जो है रिलीजन एंड कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब रिलीजन में देखो भाई ये भी एक सोशल डिवीजन है, हालांकि ये जेंडर डिवीजन जितना यूनिवर्सल नहीं है ना, दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। लेकिन यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड है पूरे वर्ल्ड में। कैसे कह रहे हैं भाई, देखो डिफरेंट कंट्रीज में, एक कंट्री में अलग अलग लोगों के अलग अलग रिलीजन तो होते हैं, कई बार विद इन सेम रिलीजन डिफरेंट तरीके से वो रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो कई कंट्रीज में हमने क्या देखा, इंडिया में भी क्या होता है कि जो पॉपुलेशन रह रही है दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे दे प्रैक्टिस दैट रिलीजन। तो ये चीज भी होती है। तो रिलीजन में डाइवर्सिटी तो बहुत है ना। तो हम ये देखते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का एक रिलेशन है। कैसे कह सकते हैं कि रिलेशन है, तो इसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं। जैसे पहले महात्मा गांधी का स्टेटमेंट लेते हैं अपन कि उन्होंने क्या कहा कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। क्यों वो कह रहे हैं यहाँ पर याद रखना, लेकिन रिलीजन से उनका मतलब हिंदुइज्म से या इस्लाम से या किसी अदर रिलीजन से नहीं है, ठीक है। इनका मीनिंग यहाँ रिलीजन से क्या था, मॉरल वैल्यूज से है, जो हर रिलीजन को गाइड करती हैं। हर रिलीजन की मॉरल वैल्यूज अच्छी ही होती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, दीज मॉरल वैल्यूज शुड गाइड द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या बिलीव किया कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। इसलिए वो कह रहे हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब और इंस्टेंसेस देखते हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स के रिलेशन के। तो यहां पर हम ह्यूमन राइट्स ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं। इनका ये कहना है कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं वो हमेशा जो कम्युनल वायलेंस होता है उसकी शिकार बनती हैं। तो गवर्नमेंट को इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल स्टेप्स लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी देखो गवर्नमेंट आ गई, पॉलिटिक्स आ गई, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा हम फैमिली लॉज की बात करते हैं। विमेन जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैमिली लॉज जो है ना ये डिस्क्रिमिनेटिंग है, इसलिए इनका ये कहना है कि ये फैमिली लॉज को गवर्नमेंट चेंज करे और इनको इक्विटेबल बनाए, एक जैसे बनाए। इन सारी जगहों पर हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तीनों अपन को बताने पड़ेंगे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हालांकि इसमें देखो हमें कहीं भी कुछ गलत नहीं लगा, हमें सब सही लगा कि भाई यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है रिलीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन से, और एक्चुअली में रिलीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होना ही चाहिए। इससे डिफरेंट ग्रुप्स को अपनी जो डिमांड्स होती हैं, राइट्स होती हैं, उनको रखने का मौका मिलता है। लेकिन ये सिर्फ तभी तक होना चाहिए जब तक सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे ही हम इक्वली ट्रीट करना बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कम्युनलिज्म, ठीक है। अब हम कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, जब रिलीजन को किसी कंट्री के बेस की तरह देखा जाने लगे, है ना। व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेस ऑफ एनी नेशन, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रॉब्लम और एक्यूट कब हो जाती है, और ज्यादा बढ़ कब जाती है, जब इस रिलीजन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स में पेश किया जाए। मतलब कि जब एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट कर दिया जाए। अब ये कब होता है, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों के अगेंस्ट कब हो जाते हैं, इन स्टेप्स को जब फॉलो करती है गवर्नमेंट तो ऐसा होता है। क्या कर रहे हैं, जब एक रिलीजन के लोगों के बिलीफ्स को दूसरे रिलीजन के लोगों के बिलीफ से सुपीरियर बताया जाए, तब प्रॉब्लम आती है। जब एक रिलीजन के लोगों की डिमांड इस तरीके से फॉर्म की जाए कि जिससे दूसरे रिलीजन के लोगों को अपोज किया जाना है, तब प्रॉब्लम आती है। और जब गवर्नमेंट की पावर का यूज किया जाता है किसी एक रिलीजन की सुपरमेसी स्टैब्लिश करने के लिए, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और इस तरीके से यदि पावर का यूज किया जा रहा है
तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ये किस आइडिया पर बेस्ड होती है, दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो फिर कम्युनलिज्म क्या होता है, ये तो जब हम पावर को इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स है। तो कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म एक सोच है, थिंकिंग है। किस तरीके की थिंकिंग है, अब हम थिंकिंग पढ़ रहे हैं कि एक रिलीजन के लोग एक ही कम्युनिटी फॉर्म करेंगे, वो अलग अलग कम्युनिटी फॉर्म नहीं करते। द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। ठीक है, और ये जो एक कम्युनिटी बनेगी, इनके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होंगे, इनके फंडामेंटल इंटरेस्ट डिफरेंट नहीं हो सकते। और यदि फंडामेंटल इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस है तो वो इररिलेवेंट है और ट्राइवियल है, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि डिफरेंसेस हों। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट रिलीजन के लोग सेम कम्युनिटी फॉर्म नहीं कर सकते। तो हमने क्या लिखा, दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। और इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी। यदि कोई कम्युनिटीज इनमें नजर आ रही हैं तो वो कैसी होंगी, सुपरफिशियल या इमटेरियल होगी। मतलब कि इनके इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकते, देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट, और कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, दे इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और एक्सट्रीम फॉर्म में ये क्या क्या रूप ले लेता है, एक्सट्रीम फॉर्म में ये कहते हैं कि भैया दो डिफरेंट रिलीजन के लोग एक कंट्री में एक साथ रह ही नहीं सकते, या तो दोनों में से एक डोमिनेट करेगा या दोनों अलग कंट्री फॉर्म करेंगे, है ना। तो यहां पर क्या कहा इनने कि एक्सट्रीम फॉर्म में कि साथ में एज इक्वल्स नहीं रह सकते, सॉरी है ना, रह सकते हैं लेकिन एज इक्वल्स नहीं रह सकते। तो या तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक रिलीजन जो है ना वो डोमिनेट करेगा, या फिर दोनों अलग रिलीजन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये यहां से हमने कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी क्या होती है वो समझिए 3-4 पॉइंट्स में यहां पर कि कम्युनलिज्म होता क्या है। ठीक है, लेकिन ये बिलीफ जो है ना ये फंडामेंटली फ्लॉयड है, मतलब ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, जरा इस पर चर्चा करते हैं। कम्युनलिज्म गलत क्यों है, क्योंकि विद इन रिलीजन हम ये देखते हैं कि एक ही रिलीजन के लोग या एक ही सोशल कम्युनिटी जहां है ना, एक ही सोशल कम्युनिटी के जो लोगों के इंटरेस्ट होते हैं और एस्पिरेशंस होते हैं वो हर कॉन्टेक्स्ट में सेम नहीं होते। रिलीजन के अलावा बाकी किसी चीज में आप इनको एक नहीं कर पाओगे। हर एक कॉन्टेक्स्ट में इनके जो इंटरेस्ट होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि हर एक का अलग रोल है, अलग पोजीशन है, अलग आइडेंटिटी है, इसीलिए इनके जो एस्पिरेशंस होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होते हैं। और हर एक जगह जो ये डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस है ना, इन वॉइसेस को सुना जाना चाहिए, दे हैव द राइट टू बी हर्ड। इसीलिए हमने कहा कि ये जो कम्युनल बिलीफ है ना ये फंडामेंटली फ्लॉयड है, लेकिन फिर भी है तो, और कई सारे रूप ले लेता है। तो कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है कम्युनलिज्म, जरा देखते हैं। सबसे पहला सबसे कॉमन फॉर्म क्या है, एवरीडे बिलीफ। ये सबसे पहला और सबसे कॉमन फॉर्म है। अब ये इतना कॉमन है कि हम कई बार रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हम कम्युनलिज्म फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रीजुडाइसेस होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं। अब इस चीज का हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो बाकी के रिलीजन से सुपीरियर है, तो हम यहाँ पर कई सारे प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स को फॉलो करते हैं, और इसीलिए हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हम कम्युनलिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो ये एवरीडे बिलीफ, ये सबसे पहला सबसे कॉमन फॉर्म है कम्युनलिज्म का। ठीक है, दूसरा फॉर्म क्या है, इस वाले फॉर्म में हम देखते हैं पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात करते हैं, है ना। तो जो कम्युनल माइंड होता है वो क्या चीज चाहता है, वो पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहता है। अब इस पॉलिटिकल डोमिनेंस में भी देखो मेजॉरिटी क्या चाहेगी, मेजॉरिटी चाहेगी मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज फॉर्म करना, मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो होगा। लेकिन माइनॉरिटी क्या चाहेगी, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट चाहेगी, वो चाहेंगे कि अलग कंट्री बन जाए। ठीक है, तो ये दो फॉर्म हो गए कम्युनलिज्म के। तीसरा फॉर्म क्या आ जाता है भाई, तीसरा फॉर्म आ जाता है मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, है ना। मतलब कि रिलीजन के बेसिस पर वोट की डिमांड करना। अब इसमें क्या चीजों का यूज करते हैं, ये सेक्रेट सिंबल्स का यूज करते हैं, रिलीजियस लीडर्स का यूज करते हैं, इमोशनल अपील्स करते हैं, और जब कुछ काम नहीं करता तो रिलीजन के नाम पर डराते हैं, ताकि एक रिलीजन के फॉलोअर्स को एक साथ ला सकें और पॉलिटिकल डोमिनेंस गेन कर सकें। ठीक है, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, ये स्पेशल अपील्स करते हैं। किससे अपील्स करते हैं, वोटर्स से, इन द नेम ऑफ रिलीजन। हालांकि ये इलीगल है लेकिन फिर भी होता है। यदि इसका कोई हमें प्रूफ एग्जैक्ट मिल जाए तो इन लोगों के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, अब ये कम्युनलिज्म क्या होता है, सबसे अगली फॉर्म इसका क्या होता है, कम्युनल वायलेंस, है ना। राइट्स एंड मैसेकर्स हो जाते हैं, वायलेंस हो जाता है, ये इसका सबसे बुरा फॉर्म है। और पाकिस्तान और इंडिया जब डिवाइड हुए थे, है ना, जब मतलब पार्टीशन हुआ था,
तो हमने सबसे ज़्यादा खराब जो वर्स्ट कम्युनल राइट्स कहते हैं वो हमने देखे, जिसमें दोनों साइड मिलाकर लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। और इवन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी हम देखते हैं कई सारे कम्युनल वायलेंस के केसेस सुनने में आते हैं, है ना। अपन ये सारे केसेस यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक अभी क्योंकि ये नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि भाई हमारे सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये सारी प्रॉब्लम्स मालूम थी कि कम्युनलिज्म हो सकता है, क्योंकि इंडिया तो और ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन के फॉलोअर्स इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ तो इसके चांसेस और भी ज़्यादा थे कि यदि आप किसी एक रिलीजन को प्रायोरिटी दे दोगे तो मेजॉरिटेरियनिज्म आ जाएगा और कंट्री डिवाइड होने लगेगी, अलग अलग कंट्रीज में बंटने लगेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेक्युलर स्टेट का एक प्रिंसिपल फॉलो किया। कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है? भाई यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सबसे पहला, सबसे सिंपल, कि भाई हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर आवर कंट्री, है ना। जैसे कि अपन देखते हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज्म हो गया था, ब्रिटेन में आप देखो तो क्रिश्चियनिटी है, पाकिस्तान में इस्लाम है, लेकिन इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। उसमें हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि हर एक इंडिविजुअल या हर एक कम्युनिटी क्या कर सकती है, दे आर फ्री। किस चीज के लिए फ्री है? टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। कोई भी रिलीजन को ये प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस करना यानी बिलीव करना, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट करना यानी स्प्रेड कर सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये 3 मेन पॉइंट हो गए, लेकिन चौथा पॉइंट ध्यान से समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को भी ये अलाउ करता है कि वो रिलीजियस मैटर में इंटरवीन कर सकें। इंटरवीन कर सकती है गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में, लेकिन किस चीज के लिए? टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजन। जैसे कि हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी को बैन करना, विद इन रिलीजन इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस मैटर्स में। इसके बेसिस पर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री जो है एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स पे। अभी हमने रिलीजन की बात कर ली, तो रिलीजन में हमने देखा कि जब रिलीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है तो बड़ा खतरनाक हो सकता है, तो बहुत संभल के करना है, करना तो है, क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो करना है, उसको पॉलिटिक्स में लाना है, लेकिन संभल कर लाना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब जैसे हमने जेंडर में देखा कि भाई जेंडर डिवीजन यूनिवर्सल है, फिर हमने देखा रिलीजन में कि रिलीजियस डिवीजन जेंडर डिवीजन जितना यूनिवर्सल नहीं है, बट फिर भी फेयरली वाइड स्प्रेड है। अब कास्ट की यदि हम बात करें, कास्ट डिवीजन जो है ना, ये सिर्फ इंडिया में यूनिक है, ये इंडिया के लिए कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया, और दुनिया में कहीं कास्ट बेस्ड डिवीजन होता ही नहीं है। कास्ट एक्चुअली में है क्या? ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। देखो ऑक्यूपेशन हम जनरली जानते हैं कि हर एक सोसाइटी में इनइक्वालिटीज होती हैं, डिविजन्स होते हैं, और ऑक्यूपेशंस जो होते हैं ना वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम इसका एक्सट्रीम फॉर्म है। क्या एक्सट्रीम फॉर्म है? कि यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मूव हो रहा है, इसको रिचुअल्स के थ्रू परमानेंट कर दिया गया है। तो भाई कास्ट के बेसिस, कास्ट किस चीज के बेसिस पर होती है? ऑक्यूपेशन के बेसिस पर होती है, ठीक है। अब कास्ट में जो एक कास्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म करते हैं अपनी कास्ट? तो वो कहते हैं भाई एक सोशल कम्युनिटी जो है जो सेम ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करती है, सिमिलर ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करती है, वो एक कास्ट फॉर्म करते हैं। ये लोग अपनी ही कास्ट में मैरिज करते हैं और सिर्फ अपनी ही कास्ट के लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, दूसरे कास्ट के लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते हैं, ठीक है। अब इंडिया में जो हम कास्ट की बात कर रहे हैं, हमें यह समझना नहीं था कि कास्ट होती क्या है, कास्ट डिवीजन को समझना था। अब कास्ट डिवीजन में क्या हो रहा है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप थे जिनको सोसाइटी से अलग ही कर दिया गया, एक्सक्लूड ही कर दिया गया। उनके साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसीलिए उनको क्या कहते थे? आउटकास्ट ग्रुप्स कहते थे। एंड दे वर सब्जेक्ट टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इस चीज के खिलाफ हमारे लीडर्स ने मूवमेंट्स चलाए और उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जहां पर कास्ट इनइक्वालिटीज एब्सेंट हों। कई सारे लीडर्स थे, जैसे कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, ये सब लोगों ने कोशिश करी
और इससे चेंज आया, हमारे यहाँ जो कास्ट हायरार्की है उसको ब्रेक किया गया। कास्ट हायरार्की, यहाँ भी लेडर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो कास्ट हायरार्की ब्रेक हुई, तो डेफिनेटली ये जो हमारे लीडर्स थे उनके एफर्ट्स के कारण ये कास्ट हायरार्की ब्रेक हुई है, ये पहला पॉइंट हुआ। लेकिन ये कास्ट हायरार्की ब्रेक होने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस ने। कौन कौन से ऐसे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुए जिसके कारण कास्ट हायरार्की ब्रेक हुई है? सबसे पहला क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए कास्ट हायरार्की ब्रेक हुई है, लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अर्बनाइजेशन हुआ, हमारे बगल में कौन बैठा है, वो क्या खा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कौन किसका घर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्बन एरियाज में ज़्यादा। देन लिटरेसी बढ़ी और एजुकेशन बढ़ी है, इसके कारण भी कास्ट हायरार्की ब्रेक हुई है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आई है, मतलब कि जब जनरेशन चेंज हो रही तो ऑक्यूपेशन चेंज हो रहा है। मेरे पिताजी इंजीनियर थे, मैं टीचर बन गया, ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के कारण कास्ट हायरार्की ब्रेक हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन विलेजेस। यही वो लोग थे जो इस कास्ट हायरार्की को ब्रेक नहीं होने दे रहे थे। तो जब ये लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन है ये वीक हो गई विलेजेस में, उसके कारण कास्ट हायरार्की ब्रेक हुई है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हैं जिसके कारण कास्ट हायरार्की ब्रेक हुई। तो दो रीजन है, एक एफर्ट्स ऑफ आवर लीडर्स एंड दूसरा सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, यानी बैन करता है। लेकिन याद रखना कि अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कैसे कह सकते हैं, पुराना जो सिस्टम था कास्ट का, उसके जो इम्प्रिंट्स हैं वो अभी भी हमें देखने मिलते हैं। कैसे देखने मिलते हैं? अभी भी लोग अपनी खुद की कास्ट में या खुद की ट्राइब में ही शादी करते हैं। अनटचेबिलिटी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दी है अंडर आर्टिकल 17, ये अभी भी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। जो ग्रुप्स जो सेंचुरी से डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे वो आज भी डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। जो लोगों को एजुकेशन की एक्सेस थी वो आज भी बेहतर कर रहे हैं। और जो मिडिल क्लास हम कहते हैं ना, मिडिल क्लास जो कहते हैं अर्बन एरियाज में, उसमें आपको अपर कास्ट के लोगों का नंबर ज्यादा मिलेगा आज भी। मतलब कास्ट आज भी इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ी हुई है। ये सारी चीजें आज भी हमको देखने मिलती हैं इंडिया में, मतलब कि कास्ट सिस्टम पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो जैसे हमने कम्युनलिज्म की बात करी थी वैसे ही कास्टिज्म है। ठीक है, अब कास्टिज्म क्या कह रहा है? पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विथ एनीवन फ्रॉम एनी अदर कास्ट। तो जैसे कम्युनलिज्म था वैसे ही कास्टिज्म की डेफिनेशन सेम है। हालांकि जितना ज्यादा खतरनाक कम्युनलिज्म है उतना ज्यादा खतरनाक कास्टिज्म नहीं है। ये डिपेंड करता है खतरनाक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कास्ट जो है ना, जैसे कि रिलीजन, जैसे कम्युनलिज्म की हमने बात करी थी कि कम्युनलिज्म बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ले सकता है, वैसे ही कास्टिज्म भी डिफरेंट फॉर्म लेता है। तो कास्ट पॉलिटिक्स में कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स लेती है, अब जरा उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंडिडेट्स। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट चूज करती है तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट कंपोजिशन कैसा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट गेन कर सके और इलेक्शन जीत सके। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कास्ट के लोगों का नंबर ज्यादा होता है, ये लोग प्रेफर करती हैं, ये पार्टीज प्रेफर करती हैं कि उसी कास्ट का कैंडिडेट वो इलेक्शन में खड़ा करें। दूसरा, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तब भी ये पार्टीज इस बात का ध्यान रखती हैं कि हर कास्ट के व्यक्ति को उस गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिले। माने कि जो मिनिस्टर बनाते हैं ना, तो ये ध्यान रखते हैं कि हर कास्ट का व्यक्ति किसी न किसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हो। ठीक, फिर वही पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स क्या करते हैं इलेक्शंस में? दे मेक अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स, ताकि वो कास्ट के बेसिस पर वोट्स की डिमांड कर सकें। हालांकि ये भी इलीगल है। ठीक है, और क्या करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज को हम कई बार कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट करती है, जैसे बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। तो ये टेंड टू फेवर सम पर्टिकुलर कास्ट और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह इनको देखा जाता है। ठीक है, तो ये कास्ट का एक और फॉर्म हो गया पॉलिटिक्स में। और कास्ट का एक और फॉर्म पॉलिटिक्स में क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्योंकि इसके कारण अब हम देख रहे हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है ना, तो इसके कारण जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हर एक कास्ट के लोगों को मोबिलाइज किया जाए ताकि उनसे पॉलिटिकल सपोर्ट गेन कर सकें। ठीक है, अब इसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस आ रही है उन कास्ट में जो लोअर फील करती थी, इंफीरियर फील करती थी, उनमें भी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है। अब इतना सब पढ़ते तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कास्ट,
लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ इंस्टेंसेस पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स मतलब सिर्फ कास्ट नहीं है। कैसे समझ सकते हैं भाई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की यदि हम बात करें तो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि एक कास्ट मेजॉरिटी में हो, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी हो ये जरूरी नहीं, मतलब 50% से ज्यादा एक ही कास्ट के लोग हों। ये बहुत रेयर केस होता है। ज्यादातर जगहों पर मेजॉरिटी हो सकती है लेकिन क्लियर मेजॉरिटी नहीं हो सकती। तो क्या होता है, कई बार इलेक्शन जीतने के लिए एक से ज्यादा कास्ट के लोगों के वोट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पार्टी एंड कैंडिडेट्स क्या चाहेंगे? मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी उनका वोट, ताकि वो इलेक्शन जीत सके। ठीक है, और देखते हैं और क्या इंस्टेंसेस के बेसिस पर कह सकते हैं इट इज ऑल नॉट अबाउट कास्ट। भाई कोई भी पार्टी जो है ना वो एक कास्ट के सारे लोगों का वोट गेन नहीं करती। जो लोग होते हैं एक ही कास्ट के, वो हो सकता है कि वोट बैंक हो। फॉर एग्जांपल बीएसपी में हम कहते हैं दलित्स जो है वो बीएसपी का वोट बैंक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि लार्ज प्रोपोर्शन जो है ना वो वोट कर रहा है, सारे लोग वोट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और क्या समस्या है भाई? पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, कई बार एक ही कास्ट के कैंडिडेट अलग अलग पार्टी ने खड़े कर दिए। तो कई बार वोटर के पास क्या होता है, किसी एक कास्ट के वोटर के पास एक से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। कोई एक कास्ट का वोटर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कास्ट का कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ इलेक्शन में, तो ये समस्या भी आती है। इसीलिए सिर्फ कास्ट के बेसिस पर आप नहीं कह सकते कि इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो कास्ट जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पर इलेक्शंस नहीं होते। ये इस बात से प्रूव हो जाता है कि भैया जो वोटर्स होते हैं ना, कई बार उनका जो अटैचमेंट होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा होता है अपने कास्ट के कंपैरिजन में। तो वो पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पर उसको वोट कर देता है कैंडिडेट को, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कास्ट का है। फिर क्या होता है कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं और उसके बेसिस पर वो डिफरेंटली वोट करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, मैन और वुमेन जो होते हैं एक ही कास्ट के, या रिच और पुअर जो लोग होते हैं एक ही कास्ट के, वो भी डिफरेंटली वोट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? असेसमेंट। किसका असेसमेंट? गवर्नमेंट का और कैंडिडेट का असेसमेंट। उसकी जो रेटिंग है वो डेफिनेटली इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। यदि ढंग से काम किया है तो उसको वोट मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, और ढंग से काम नहीं किया तो वोट उसको खुद की कास्ट के लोगों का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कास्ट ने पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है, या जो हम कहते हैं ना कि कास्ट इज पॉलिटिसाइज्ड, तो कैसे पॉलिटिसाइज्ड हो रही है कास्ट? तो हम कुछ उसके एग्जांपल्स यहां पर ले रहे हैं कि देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है, कुछ बड़ी कास्ट जो होती थी ना, उसमें क्या होता था, सब कास्ट होती थी, या उसकी जो नेबरिंग कास्ट होती थी ये पहले एक्सक्लूडेड हुआ करती थी। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये साथ में आ रहे हैं, ये ग्रुप्स बना रहे हैं, है ना। क्यों ग्रुप्स बना रहे हैं? क्योंकि ये बड़े बनना चाह रहे हैं और पावर गेन करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये नेबरिंग कास्ट और जो सब कास्ट हैं, उन जो पहले एक्सक्लूडेड थी उनको मर्ज कर रहे हैं अपने साथ। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं ना, उनको अलायंस फॉर्म करना पड़ा। ये तो हमने नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट की बात करी, अब बिल्कुल डिफरेंट कास्ट हैं लेकिन उनको अलायंस फॉर्म करना पड़ रहा है ताकि वो अपनी पावर गेन कर सकें और पावर में आ सकें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो कभी पावर में नहीं आ सकेंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा? डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे। तो डिफरेंट कास्ट के लोग मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज क्या हो रही है कि फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट जैसी नई कास्ट भी डेवलप हो रही हैं, जस्ट बिकॉज कि कास्ट इज पॉलिटिसाइज। पॉलिटिक्स में पावर गेन करने के लिए ये सारे चेंजेस कास्ट में आ रहे हैं, तो कास्ट इज पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है, लेकिन अब इसका रिजल्ट की बात करें, देखो भाई, जैसे हमने वुमेन का देखा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव है, रिलीजन का देखा नेगेटिव है। कास्ट जो होती है ना, इसका रोल पॉलिटिक्स में डिफरेंट होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन में ये पॉजिटिव कैसे, क्यों कह रहे हैं पॉजिटिव? क्योंकि जब कास्ट डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो बहुत सारे जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैं उनको उनका शेयर मिल जाता है पावर में, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना। तो दलित्स एंड ओबीसीज वगैरह जो है ना, इनको फायदा मिला है, इनकी कंडीशन इंप्रूव हुई है, डिसीजन मेकिंग में इनको ज्यादा शेयर मिल रहा है, तो पॉजिटिव हुआ। लेकिन जैसे कि हमने रिलीजन के केस में देखा था ना, एक्सक्लूसिव अटेंशन ऑन रिलीजन, तो वैसे एक्सक्लूसिव अटेंशन ऑन कास्ट ये क्या कर सकता है? नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने रिलीजन के लिए कहा था ना कि
कि रिलीजन के बेसिस पर जो पॉलिटिक्स होती है वो नेगेटिव होती है, वैसे ही पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि इससे हमारा जो मोर प्रेसिंग इश्यूज है ना उससे हमारा ध्यान हट जाता है। कौन कौन से प्रेसिंग इश्यूज होते हैं हमारे यहाँ, देखो भाई, पॉवर्टी होता है, डेवलपमेंट होता है, करप्शन होता है, ये मोर प्रेसिंग इश्यूज हैं, इनसे हमारा ध्यान हट जाता है और कई बार क्या हो सकता है, टेंशन हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इवन वायलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो कास्ट का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए, उससे फायदे भी हैं लेकिन उसके नुकसान भी हो सकते हैं, उससे हमें बचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, सुपर क्विक रिवीजन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और यदि आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर वो डाउट्स पूछ सकते हैं। और भी सब्जेक्ट के डिटेल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं, उसके लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।